बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि वो नाम अकेले अपने दम पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जी हाँ, वो नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान कहीं ना कहीं भले ही वो एनडीए के साथ है, लेकिन कई ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, यानी विपक्ष के सुर से सुर मिला रही हैं। आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या चिराग पासवान वाकई में अब मोदी से रिश्ता तोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा कमाल करते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, हम बातें यूं ही नहीं कह रही हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर नजर डालना काफी अहम माना जा रहा है। बात करें तो शुरुआत होती है इसकी विशेष राज्य की दर्जे की मांग की। नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर देते हैं, लेकिन उसका समर्थन बिना किसी देरी किए चिराग पासवान कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का कोटे में कोटा यानी आरक्षण वाले फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर कहीं ना कहीं ये फैसला सुनाता है कि एससी और एसटी में भी ओबीसी के तर्ज पर वर्गीकरण किया जाएगा और क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इससे असहमति जताते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान और कहते हैं कि सरकार में रहते हुए मेरा दायित्व बनता है और मैं इसे कहीं ना कहीं सरकार के सामने अपनी बात को रखूंगा। वहीं लेटरल एंट्री, जिसके जरिए इतना ज्यादा सरकार पर दबाव बना, चिराग पासवान विपक्ष के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए। नतीजा ये हुआ कि सरकार को ये जो पूरा का पूरा बिल था इसे वापस लेना पड़ा। वहीं भारत बंद, आरक्षण के खिलाफ यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसका कहीं ना कहीं समर्थन कर देते हैं चिराग पासवान। वहीं अगर हम अगले पहलू की बात करें तो हाल ही में जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसके जरिए बिहार की सियासत में लंबे वक्त से बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर से उठा दी है। वहीं बात करें हम वक्फ बोर्ड बिल की। जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल जब आया था उस वक्त भी खिलाफत करते हुए नजर आए थे चिराग पासवान। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की उग्र हिंदुत्व वाली राजनीति की, जी हाँ, चिराग पासवान कई मौकों पर खुले तौर पर यह दर्शा चुके हैं कि कहीं ना कहीं भले ही वो एनडीए के साथ है, लेकिन समय आएगा तो वो दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाएंगे। दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए वो कहीं ना कहीं आगे आएंगे और इसी से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन चिराग पासवान किस तरीके से स्थिति बदलते हुए नजर आएंगे? चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? इस वक्त बिहार की राजनीति में क्यों उठापटक की स्थिति बनी हुई है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ जानने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। सर, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, इसलिए भी क्योंकि वो एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, विपक्ष के सुर से सुर मिला रहे हैं कई ऐसे मुद्दों पर, क्या लगता है आपको चिराग पासवान वाकई में आप कुछ खेला करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के बारे में यही कहा जा सकता है कि जहां जाएंगे वहां रोशनी फैलाएंगे। चिराग का काम होता है रोशनी फैलाना। तो वही कई बार आपने देखा भी होगा कि जब बीजेपी से खटपटी खबरें आ रही थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद ये भी कहा था कि चिराग को कोई जो है उसका काम रोशनी फैलाने का है। चिराग जो है जहां भी जाएगा वो अपने आप को रोशन कर लेगा, उसको जरूरत नहीं है किसी गठबंधन किसी सहारे की। तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही चिराग पासवान के जो रुख थे, जो उनका कह सकते हैं बयानबाजियां थी, वो ये बता रही थी कि बीजेपी के साथ आना या ना आना उनकी मजबूरी या कोई बहुत ज़्यादा वो उत्साहित नहीं है। लेकिन देखिए, उनको भी ये बात पता थी कि बीजेपी के अलावा अगर ये अकेले दम पे चुनाव में जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने देखा कि 2020 के जब विधानसभा चुनाव में वो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अकेले दम पर कहते हैं कि मैं बहुत सारी सीटें लड़ूंगा, 100-150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। एकमात्र सीट पर उनकी जीत होती है उनकी पार्टी की, और वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान की अगर खुद की के तौर पर कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी वोट बैंक नहीं है, और यही वजह कि जेडीयू और बीजेपी के समर्थन से उनको 5 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आई। लेकिन देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान की जो ख्वाहिश है, जो उनकी ख्वाब है, इससे ज्यादा नजर आते हैं, इससे जो है अधिक दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनकी बातों से महसूस हो रहा है, जिस तरह से आपने कुछ पॉइंट गिनवाए और जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पे खुद को
देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर खुद जी। को एक कह सकते हैं कि जो अपने आप को बैठा हुआ देखना चाहते हैं, गद्दी संभालते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि वो जो है अब भी दलितों की राजनीति करेंगे, अब भी उस समुदाय की राजनीति करेंगे जो कहीं ना कहीं खुद को पिछड़ा या अलग थलग महसूस करता है। और इसीलिए आपने देखा कि चाहे विशेष राज्य का दर्जा, जिसको लेकर जो बात उन्होंने कही है वो संपूर्ण बिहारवासी उनके मन की बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पर ये भी आप समझिए कि पूरे बिहार को भी टटोलने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए आरक्षण के मुद्दे की बात करें, लगातार आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया, और देखिए बीजेपी में रहकर या यूं कहा जाए एनडीए में रहकर जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, वो ये बताता है कि वो बीजेपी के खौफ में नहीं है। अगर उनको लगेगा कि इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, बोलेंगे। आपने देखा कि जो लेटरल मुद्दा था उसके ऊपर तमाम लोग नहीं बोल पा रहे थे। बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी थी, और जो सहयोगी दल है उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन चिराग पासवान ने तुरंत इसके ऊपर जो है अपना बयान जारी कर दिया। इसके अलावा तमाम विपक्षी दल भी आ गए कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और आखिरकार बीजेपी सरकार को ये वापस लेना पड़ा। इसके अलावा आप देखिए भारत बंद की जब बात हो, जैसा आप कह भी रहते, उस बंद की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम विपक्षी कह सकते हैं दल, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने समर्थन दिया, और साथ में चिराग पासवान का भी समर्थन निकल कर आ गया। तो आप समझिए कि किस तरह से बीजेपी से थोड़ी सी अलग अपनी राय शुमारी रखते हैं यहाँ पर चिराग पासवान, और जिस तरह से वो बातें रख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो पलटी मारते हुए नजर आ जाए, या यूं कहा जाए बीजेपी से अलग थलग होते हुए दिखाई पड़े। सर कई ऐसे पहलू नजर आते हैं कि दलित और अल्पसंख्यक के सहारे चिराग पासवान राजनीति जरूर करेंगे, और भविष्य में आने वाले भविष्य में आगे इस मुद्दे को जरूर रखेंगे। सबसे पहला मौका जब आता है जब कह सकते हैं पासवान समाज के लोग अपनी पुश्तैनी नौकरी और तमाम मांगों को लेकर के पटना में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन पर जो है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि लोग भड़क उठते हैं और कहते हैं कि इसका नतीजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को भुगतना पड़ेगा, और नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी एनडीए में है। वहीं दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की फैसले के खिलाफ नजर आए, यानी असहमति जाहिर की। वहीं अगर अल्पसंख्यकों के नजरिए से देखें, यानी मुस्लिम वोट बैंक के जरिए देखें, तो योगी आदित्यनाथ का वो फैसला कि रूट पर नेम प्लेट जो है लगाना पड़ेगा, उसकी खिलाफत करते हुए नजर आया और सिरे से नकार दिया। वहीं अगर देखा जाए वक्फ बोर्ड पर जिस तरीके से उनका रुख रहा इस पूरे के पूरे बिल को लेकर, ये अपने आप में दर्शाता है कि चिराग पासवान बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, आने वाले समय में वो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि चिराग पासवान जिस तरह से 5 सीट जीत कर आ रहे हैं, उससे कहने का उनका उत्साह बढ़ा है, और जाहिर बात है किसी का उत्साह बढ़ेगा कि अगर उसका स्ट्राइक रेट अगर 100% हो। आप देखिए 2014 में भी 6 की 6 सीट जीतते हैं, 2019 में भी 6 की 6 सीटें जीतते हैं, और 2024 में जब बीजेपी उनको 5 सीटों पर लड़ने की बात कहती है तो 5 की 5 सीट पर जीते हुए नजर आते हैं। तो किसी का भी उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के साथ वो ना रहे, बीजेपी के खिलाफ वो नजर आए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी उनके कह सकते हैं पार्टी को लेकर भी एक बड़ा जो खेल कर सकते हैं। आपने देखा कि आरजेडी के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह की बयानबाजी चिराग पासवान कर रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी उनके 3-4 जो सांसद हैं उसके ऊपर कब्जा करती हुई नजर। आप देखिए मुकेश सहनी की पार्टी पर बीजेपी ने कुछ ऐसा ही कब्जा किया था। दुष्यंत चौटाला की जो अलग हुए, उनकी पार्टी तहस नहस कर दी। आप देखिए महाराष्ट्र में आप देखिए शिंदे गुट और उद्धव गुट अलग अलग बन गए, शिवसेना से अजीत पवार गुट, शरद पवार गुट अलग अलग बन गए। तो ये बीजेपी की कह सकते हैं एक तरीके से कोशिश रहती है साजिश करने की कि किसी तरह से दलों को अलग किया जाए ताकि उनकी ताकत को क्या कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। अगर कुछ ऐसे चिराग पासवान के साथ होता है तो यहाँ पर चिराग पासवान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी में के खिलाफ जिस तरह का वो रुख दिखा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आए। आप देखिए कि 2 दिन पहले ही अमित शाह के साथ में पशुपति पारस की मुलाकात होती है दिल्ली में, और उनके साथ मुलाकात के बाद काफी खुश दिखाई देते हैं। यहाँ तक कहते हैं पशुपति पारस की भाई एनडीए को सपोर्ट हमारा रहेगा। इससे पहले वो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में, उनसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि चिराग पासवान की जो कह सकते हैं कि जो बयान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब चुभते हुए नजर आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं क्योंकि एनडीए में रहते हुए विपक्ष के सुर से सुर मिला रही हैं, और यहीं से सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या वाकई में फैसला कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर अब वो बगावत करेंगे? क्या एग्जिट जो दरवाजा है उसकी तलाश में है चिराग पासवान? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।